हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। दिस इज सैयदा खालिदा नूरी एंड हम अपने वीडियो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में ये तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था, तो उसमें ये पता चल गया था कि देयर इज समथिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ होगा, बट उससे ये क्लियरिटी नहीं मिल पाई थी दैट वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था क्या, वो या वो सब्सटेंस क्या है, उसका नेचर क्या है, वो डीएनए है या आरएनए की प्रोटीन है। तो बेसिकली अब हमको यहाँ डिस्कवर करना है। इनिशियली ग्रिफिथ के टाइम तक, जब तक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा उसको फेम मिला, तब तक लोगों को ये लगता था कि दैट प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल या प्रोटीन इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लोगों को यही थिंकिंग थी। फिर उसके बाद आपके बड़े फेमस साइंटिस्ट आए, एवरी, मैक्लिओड एंड मैकार्थी। इन लोगों ने जब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उससे ये क्लियरिटी मिली दैट प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल या प्रोटीन आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं था। अब इन्होंने क्या किया था, इन लोगों ने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के बॉडी से या हीट किल्ड एस स्ट्रेन के कल्चर मीडियम से उन लोगों ने इसका डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ये तीनों निकाल लिया था। क्या किया था? हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से उसका डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया था। अब फिर इन्होंने क्या किया, उन्होंने सेपरेटली आपका जो आर स्ट्रेन था, सेपरेटली उसमें एक बार डीएनए से उसको मतलब उसमें डीएनए उसका मिला दिया, जैसे ग्रिफिथ ने किया था ना कि एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को मिला दिया था। तो उन लोगों ने क्या किया, सेपरेटली अब किया, एक बार एस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन में मिला दिया। तो उन्होंने देखा कि जो माइस था उसकी डेथ हो गई, जबकि जब उन्होंने इस आर स्ट्रेन में आरएनए मिलाया और फिर उसको इन्फेक्ट कराया, तो यहाँ पास आपको माइस स्टिल लाइव दिखेगा। एंड सेम चीज जब उन्होंने प्रोटीन के साथ की, उन्होंने प्रोटीन को आर स्ट्रेन में मिक्स किया और उसके बाद उसको इंजेक्ट किया माइस में, तो अगेन जो माइस था वो क्या था, लिविंग था। तो उन्होंने इससे ये क्लियर किया, आप इसे बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो। तो उन्होंने इन तीनों ने, एवरी, मैक्लोर एंड मैकार्थी ने ये क्लियर किया दैट डीएनए डीएनए है जिसकी वजह से ये जो आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ या चेंज हुआ, या उसके अंदर वायरुलेंसी आई और उसकी वजह से माइस की डेथ हुई। जबकि आरएनए या प्रोटीन को इंजेक्ट करने पर या आरएनए प्रोटीन को इस आर स्ट्रेन में मिक्स करने पर ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। उसी तरह से इन्होंने और भी यूज किया था। इन्होंने क्या किया कि जैसे आपका वही एस स्ट्रेन हीट किल्ड लिया और उसमें आपका आर स्ट्रेन ले लिया, इनका मिक्सचर बनाया। उसके साथ साथ उन्होंने एक बार इसमें डाला डीएनएज एंजाइम। डीएनएज एंजाइम मतलब क्या है, डीएनए को खत्म करने वाले एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो डीएनए को खा जाएंगे या उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उन्होंने उसके साथ डीएनएज एंजाइम डाला। तो उन्होंने इस मिक्सचर को या इस चीज को जब इंजेक्ट किया माइस में, तो उन्होंने ये देखा कि जो माइस था उसकी डेथ नहीं हुई, माइस स्टिल अलाइव। क्यों? क्योंकि जब इसमें आपने डीएनएज डाल दिया होगा, तो डीएनएज ने क्या किया होगा, इस एस स्ट्रेन हीट किल्ड का डीएनए को खत्म कर दिया होगा। तो जब डीएनए है नहीं, तो वो डीएनए उसको ट्रांसफॉर्म करेगा नहीं, तो ये वायरुलेंट हो नहीं पाएगा। जब वायरुलेंट ये होगा नहीं, तो माइस की डेथ नहीं होगी। यही चीज जब उन्होंने यहाँ आरएनएज डाला, तो आरएनएज ने इसके आरएनए को खत्म कर दिया या उसका फंक्शन रोक दिया। तो वो आरएन, क्योंकि आपको पता है कि आरएनए आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है बल्कि डीएनए ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो उससे इसके ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वायलेंट रहेगा और ये माइस की डेथ कॉज कराएगा। और सेम चीज प्रोटीएसिस जब उन्होंने यूज किया तब भी यही देखने को मिला। तो उन्होंने ये दो एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर किया दैट डीएनए है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो एस स्ट्रेन से आरएनए में गया, सॉरी आर स्ट्रेन में गया और उसने आर स्ट्रेन को वायलेंट बना दिया। बट इस एक्सपेरिमेंट से मेजोरिटी ऑफ द साइंटिस्ट खुश नहीं थे, मतलब दे वर नॉट सेटिस्फाइड। तो उसके लिए फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट आना पड़ा। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा सा था, सिंपल सा था, एवरी, मैक्लूहन एंड मैकार्थी ने किया था। उसके बाद आपका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट आता है, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये वो एक्सपेरिमेंट है जिससे ये 100% तय हो गया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
ये एक्सपेरिमेंट है आपका हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। बड़ा एक फेमस एक्सपेरिमेंट है खासकर जेनेटिक्स में। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज कंसिडर किया था। बैक्टीरिया आप जानते हो, बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरसेस है, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, आप उसे क्या बोलते हो? बैक्टीरियोफेज बोलते हो। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बैक्टीरियोफेज को, बैक्टीरियोफेज की अलग अलग दो कल्चर मीडियम में ग्रोथ कराई। तो एक कल्चर मीडियम उन्होंने बनाया और उस कल्चर मीडियम में इन्होंने इस्तेमाल किया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ये पी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया था एंड इसमें इस बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ कराई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ जो आपको पता है बैक्टीरियोफेज जो होता है या जो वायरसेस होते हैं उनमें एक प्रोटीन कोट होता है एंड उस प्रोटीन कोट के अंदर उनका जेनेटिक मटीरियल मौजूद होता है। बैक्टीरियोफेज के केस में उनका जेनेटिक मटीरियल क्या रहता है? डीएनए रहता है। तो यहाँ पास क्या है, इनकी ये प्रोटीन की कोट है, कैस्पिड जिसे आप बोलते हो, और अंदर इनका क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि आपका डीएनए है। और जब आप रेडियो एक्टिव फोस्फोरस यूज करोगे, देखो यहाँ पर समझना, एक रेडियो एक्टिव फोस्फोरस यूज किया और एक बार इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया फेज की ग्रोथ कराई रेडियो एक्टिव सल्फर में, रेडियो एक्टिव सल्फर में। जब इसकी यहाँ ग्रोथ कराई तो इससे जो इनको बैक्टीरियोफेज मिलेगा, वो बैक्टीरियोफेज कैसा मिलेगा? वो भी रेडियो एक्टिव मिलेगा। बट यहाँ पास आपको ये देखना है कि रेडियो एक्टिव हुआ कौन, प्रोटीन हुआ कि डीएनए हुआ। इससे अल्टीमेटली ये हुआ, आपका दोनों ही बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव हो चुका है। जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया होगा तो इनमें रेडियो एक्टिव डीएनए मिलेगा, इसको हम आर कर देते हैं। रेडियो एक्टिव डीएनए मिलेगा, क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस क्या है? डीएनए का पार्ट है। फॉस्फोरस डीएनए में मौजूद होता है एज अ फॉस्फेट ग्रुप, जबकि फॉस्फोरस आपका प्रोटीन में मौजूद नहीं होता। तो जब आप रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज करोगे तो आपको रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज मिलेंगे एंड वहां आपका रेडियो एक्टिव डीएनए रहेगा। एंड जब आप रेडियो एक्टिव सल्फर यूज करोगे तो वहां पास रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज में आपका रेडियो एक्टिव प्रोटीन रहेगा उनका। अब इसे आर दिखाओ। आर, मेरा यहाँ आर लिखने का मतलब है कि ये डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया है, और इसके ऊपर यहाँ आर लिखने का मतलब है कि इसकी प्रोटीन की कवरिंग क्या हो गई है? रेडियो एक्टिव हो गई है। तो अल्टीमेटली इन्हें दो अलग अलग तरह के रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज मिल गए। अब ये क्या करेंगे, इस वाले रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज से और इस वाले रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज से, दोनों से क्या करेंगे? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराएंगे और देखेंगे कि बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ क्या, डीएनए हुआ या प्रोटीन हुआ। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट कराया। इन्होंने लिया कि हमने, चलो भाई अपना बैक्टीरिया एक ले लिया, ठीक है, इस बैक्टीरिया का अपना अंदर एक जेनेटिक जीनोम उसका अपना प्रेजेंट होगा। उसी तरह से इन्होंने एक दूसरा बैक्टीरिया लिया, उसका अपना जीनोम मौजूद होगा। अब मैं यहाँ पूरा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमारा वो मोटिव नहीं है। फिर इन्होंने यहाँ पास रेडियो एक्टिव वायरस यूज किया एंड यहाँ जो रेडियो एक्टिव वायरस यूज किया उसका रेडियो एक्टिव डीएनए यूज किया, ठीक। और यहाँ जब इन्होंने, या यहाँ पास आप रेडियो एक्टिव डीएनए की बजाय आप ऐसे कर लो, इसको पी कर दो। पी कर दोगे तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जब फाइनली यहाँ करेंगे तो जहां जहां पी दिखेगा तो हम समझ जाएंगे पी अंदर है, और जब यहाँ पास हम एस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सल्फर अंदर है कि नहीं। और यहाँ पास हमने ऐसे रेडियो एक्टिव वायरसेस यूज किए जिनके अंदर सल्फर रेडियो एक्टिव यूज किया था। जब हम सल्फर रेडियो एक्टिव यूज करेंगे उसका मतलब इनका जो प्रोटीन कोट है वो क्या हो गया है? रेडियो एक्टिव हो गया है। क्योंकि सल्फर की वजह से हुआ है तो हम इसको एस कर देते हैं। क्या इसमें आपको कोई डाउट है? यहाँ मैंने पी लिखा है, यहाँ मैंने एस लिखा है, दोनों ही बैक्टीरियोफेज आपके क्या है? रेडियो एक्टिव है। यहाँ इसका कौन सा कंपोनेंट रेडियो एक्टिव है? डीएनए है, क्योंकि फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव यूज किया है। यहाँ इनका प्रोटीन कोट है, वो इनका कैसा है? रेडियो एक्टिव है, क्योंकि हमने सल्फर यूज किया है। इन्होंने करा दिया इन्फेक्शन, और आपको पता है कि वायरसेस इन्फेक्शन कैसे कॉज कराते हैं?
वो अपना अंदर का जेनेटिक मटेरियल, अब यहाँ पास हम जेनेटिक मटेरियल टर्म ही यूज करते हैं चलिए, क्योंकि अगर हम शुरू से ही बोल देंगे डीएनए ट्रांसफर किया तो फर्क क्या पड़ेगा। हम हर्षद चेस एक्सपेरिमेंट की ही सिर्फ बात करते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि यहाँ फिर क्या होता है, वायरसेस अपना कुछ कंपोनेंट अंदर ट्रांसफर कर देते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब वो डीएनए है कि प्रोटीन है उनको नहीं पता, हमें भी नहीं पता फिलहाल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पास इनका जो अंदर का इस तरह से अगर ये है तो इसका ये निकल कर इसके इसमें इनका जेनेटिक मटेरियल आकर इंटीग्रेट कर जाएगा। अब आप ये बताइए, अगर आपने यहाँ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया है तो यहाँ रेडियो एक्टिव डीएनए अंदर आ गया होगा, ठीक। और यहाँ पर जब आप कराओगे इन्फेक्शन तो आपको पता है कि यहाँ जब इन्फेक्शन आप कराओगे तो यहाँ इनका प्रोटीन कोड अलग हो जाएगा और इनका जेनेटिक मटेरियल अंदर आ जाएगा, और इनका प्रोटीन कोड सल्फर है, मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो वो बाहर रह जाएगा, ठीक। इन्फेक्शन कराया, दोनों से इनका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गया। जेनेटिक मटेरियल कहाँ चला गया, बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल में, उसके जीनोम में मिक्स कर गया, उसके जीनोम में मिक्स कर गया, प्रोटीन कोड अभी भी बाहर रह गया। अब क्या होता है, अल्टीमेटली ये होता है कि यहाँ पास आपके ये जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल या डीएनए अंदर आता है, बैक्टीरिया उसे अपने डीएनए की तरह ही ट्रीट करने लग जाता है, आपस में ये क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर जाते हैं। तो अब जब ये लगातार इसका डिवीजन होगा, आपको पता है डीएनए का क्या होगा, डिवीजन होगा, या बैक्टीरियल सेल का डिवीजन होगा, तो उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पास आपको कई सारे वायरसेस भी मिलेंगे और कई सारे आपको बैक्टीरिया का जब जब क्या होगा, सेलुलर डिवीजन होगा, जब जब उसके डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तब तब आपके वायरस का डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा, और उससे वजह से आपको क्या मिलेगा, वायरसेस की कॉलोनीज मिलती चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा बैक्टीरिया का, या बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन होगा, वैसे वैसे वायरसेस भी आपको मिलते चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका डीएनए यहाँ इंटीग्रेट कर चुका हुआ है। तो यहाँ पास आपको जो वायरसेस मिलेंगे फाइनली, उनमें रेडियो एक्टिव पी मौजूद रहेगा, इस बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव पी मौजूद रहेगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका जो बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, बैक्टीरिया में लगातार से सेलुलर डिवीजन होगा, उसके डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो इसके अंदर उसका डीएनए मौजूद रहेगा, और साथ ही साथ आपके वायरसेस भी डेवलप करने लग जाएंगे। तो यहाँ पास आपका जो वायरसेस रहेगा वो आपको रेडियो एक्टिव नहीं दिखेगा। तो यहाँ इन्होंने किया क्या, इस पहले स्टेप को बोलते हैं इन्फेक्शन। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आप इन्फेक्शन करा दीजिए रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज से। इन्फेक्शन कराने के बाद ब्लेंडिंग कराई जाती है। ब्लेंडिंग कराने का मतलब यहाँ ये है कि इस तरह से कि जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है और जो वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है वो इंटीग्रेट कर जाए, और जैसे ही इसके जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन हो तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल का भी रेप्लिकेशन हो जाए। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन कराने का मतलब ये है कि एक किसी उसमें मतलब एपरेटस रहता है, एक सेंट्रीफ्यूगेटर जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत स्पीडली उन्हें स्पिन कराया जाता है, तो उससे आपके वायरसेस और बैक्टीरिया सब अलग हो जाते हैं। अब जब ये दोनों अलग हो चुके हैं तो उनकी स्टडी की गई, तो उन्होंने ये देखा कि जब हमने एक ऐसा रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज यूज किया जिसके अंदर फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था, विच मीन्स कि डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो अल्टीमेटली हमें बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव ही दिख रहा था, और जो उससे वायरसेस मिल रहे थे वो रेडियो एक्टिव मिल रहे थे। लेकिन जब हमने रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज ऐसे इस्तेमाल किए जिनमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, तो उनमें क्या हुआ, जैसे ही आपने इन्फेक्शन कराया उसके बाद उसका प्रोटीन कोड हट गया और अंदर से डीएनए यहाँ आया, तो अल्टीमेटली ना तो बैक्टीरिया में आपको कोई रेडियो एक्टिविटी दिखेगी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिखेगा, ना ही उससे जो भी नए वायरसेस डेवलप करेंगे उनमें कोई रेडियो एक्टिव दिखेगा। तो उससे ये क्लियर हुआ कि वायरसेस कौन सा पार्ट या कौन सा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है या कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर कर रहे थे, डीएनए ट्रांसफर कर रहे थे। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए है जिसको वो ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरियाज में, और इससे क्लियर हुआ कि आपके डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। बट डीएनए आपका मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जेनेटिक मटेरियल है, कहीं कहीं आपको आरएनए भी एज जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है उसमें आपका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, एचआईवी वायरस है उसमें आपका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि कहीं डीएनए है कहीं आरएनए है, मेजॉरिटी डीएनए है, कहीं कहीं आरएनए भी है, तो फिर कैसे हमको पता चलेगा कि डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंसेस है जिसकी वजह से हम डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल बता रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में है, जबकि आरएनए को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं।
या मतलब ये कह रहे हैं कि आरएनए ज्यादा में नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पढ़ना होगा फीचर ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। एक जेनेटिक मटेरियल आइडियली कैसा होना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। तो एक जेनेटिक मटेरियल को आइडियली कैसा होना चाहिए, हम उस फीचर को देखेंगे, और अगर वो फीचर आपके प्रोटीन, आरएनए और डीएनए तीनों में मिलते हैं तो हम बोलेंगे तीनों ही जेनेटिक मटेरियल है, या जिनमें नहीं मिलेगा हम बोलेंगे वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेट मी स्टार्ट दिस। देखो फीचर, अगर हम जेनेटिक मटेरियल के फीचर्स की बात करें, फीचर ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल या कैरेक्टर्स ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है उनका रेप्लिकेशन होना। रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो एबल हो खुद से खुद को बनाने में। जैसे अभी जब हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था, उन्होंने क्या देखा था कि जो डीएनए होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है और वो डीएनए से डीएनए बना सकता है। इन द सेम सेंस आरएनए से आरएनए आर ऑल्सो एबल टू कॉन्स्टिट्यूट अनदर आरएनए, जिसको हम रिवर्स में देख रहे थे, या हमने ये भी देखा था कि आरएनए से डीएनए बन सकता है, हमने ये भी देखा था। हमने ये भी देखा था कि डीएनए से आरएनए बन सकता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये चीज तो डीएनए में भी है, आरएनए में भी है, लेकिन अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इज नॉट एबल टू रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन सेल्फ। उसे इसके लिए हमेशा एक ट्रांसलेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, दैट इज आरएनए की इसको हमेशा जरूरत पड़ती है। तो जो पहला क्राइटेरिया था सेल्फ रेप्लिकेशन का, उस क्राइटेरिया में आपका प्रोटीन हट गया, तो प्रोटीन को हम डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन हट गया हमारा, बचा क्या, डीएनए और आरएनए। दूसरा इनका फीचर है एबल टू म्यूटेट, म्यूटेट कर सके या उसमें चेंजेस आ सके, क्योंकि आपको पता है जब चेंजेस आएगी तभी इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन बहुत जरूरी है फ्रॉम बायोलॉजी, मतलब फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इवोल्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी इवॉल्व करती है, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करती है, उनमें अडेप्टेशन होता है, तो वो बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो म्यूटेशन के लिए अगर देखा जाए तो डीएनए एंड आरएनए दोनों ही एबल हैं म्यूटेट करने के लिए, ये भी म्यूटेट कर सकता है, ये भी म्यूटेट कर सकता है, बट आरएनए जो होता है वो ज्यादा म्यूटेट कर पाता है एज कंपेयर टू डीएनए। आरएनए ज्यादा म्यूटेट कर पाता है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं दैट डीएनए मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपका जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो उसका तीसरा फीचर है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इसका ये है कि आपका जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मतलब ये नहीं कि भाई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई और खत्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया खत्म हो गया, थोड़ा सा भी पीएच लेवल डिस्टर्ब हुआ खत्म हो गया। जैसे जब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था तो आपने देखा था कि हीट किल्ड स्ट्रेन में हीट से किल हो चुका था, बट उसका जेनेटिक मटेरियल तब भी सही था, और उसने आरएनए को आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। हीट किल होने के बावजूद भी आपका डीएनए वहां सेफ था, स्टेबल था। तो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और अगर हम आरएनए डीएनए को कंपेयर करेंगे तो डीएनए आपका ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही क्या रहते हैं आपके एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किए जाते हैं, और ये बात सही भी है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनमें क्या रहता है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रहता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें डीएनए ज्यादा मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल, तो उनमें म्यूटेशन बहुत कम होता है, उनका इवोल्यूशन बहुत कम होता है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें आरएनए ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है तो उनमें उनका म्यूटेशन बहुत होता है और उनका इवोल्यूशन बहुत होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वायरसेस, क्योंकि वायरसेस में आरएनए जनरली, ज्यादातर वायरसेस में, ज्यादातर नहीं बोलेंगे पर जनरली बोल रहे हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है, एचआईवी वायरस है, तो इन सब में क्या है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है, एंड आरएनए की एबिलिटी होती है कि बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, तो उनसे क्या होता है, इवोल्यूशन हो जाता है। मान लो अगर एक वायरस सामने आपके है, उस वायरस के लिए आपने पहले कोई एक मेडिसिन बनाई, उस मेडिसिन को उसने खाया, तो इनिशियली मान लो वो वायरस आपका इनएक्टिव हो गया, लेकिन फिर क्या होगा अल्टीमेटली, क्योंकि उसके अंदर आरएनए मौजूद था, तो वो जल्दी से अपने आप को म्यूटेट करेगा, उस केमिकल के अगेंस्ट अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, या कुछ भी ऐसा मैकेनिज्म उसके अंदर होगा जिसके थ्रू क्या होगा, अल्टीमेटली वो दूसरी बार उस मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा, और उसके ऊपर वो मेडिसिन असर नहीं करेगी। इसलिए आप देखोगे कोरोना के लिए वैक्सीन बनाना कितना ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वायरस बहुत
इजीली म्यूटेट कर जाते हैं। अगर वो आज उनका एक स्ट्रेन है तो कुछ दिनों के बाद उनका कोई दूसरा स्ट्रेन भी डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उनके लिए वैक्सीन बनाना बड़ी दिक्कत की बात होती है। तो हमने अभी ये देखा कि जब हम जेनेटिक मटेरियल के डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा होगा, तो ये तो पता चल गया दैट डीएनए है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। फिर हमने ये भी देख लिया कि डीएनए आरएनए में डीएनए ही क्यों हमने लिया है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, क्योंकि डीएनए जो है स्टेबल है, जबकि आरएनए आपका स्टेबल नहीं है, वो लगातार म्यूटेट कर सकता है। आरएनए के अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, वो एज अ मैसेंजर एक्ट करता है, एज अ एडाप्टर भी एक्ट करता है। और एक पॉइंट यहाँ ये भी है कि डीएनए और आरएनए में अगर देखा जाए तो डीएनए जो है वो कहीं ना कहीं आरएनए पे अपने एक्सप्रेशन के लिए डिपेंड करता है, क्योंकि इसका जो चौथा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, उसमें है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब यहाँ ये है कि अपने आप को वो एक्सप्रेस तो कर पाए ना, जेनेटिक मटेरियल अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, जीनोटाइप से फिनोटाइप में कन्वर्ट तो हो पाए वो, तो एक्सप्रेशन भी हो सके। खैर एक्सप्रेशन डीएनए भी करता है, आरएनए भी करता है, बट देखा जाए तो डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए के ऊपर अपने एक्सप्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अभी आपने सेंट्रल डोग्मा जब देखा होगा लास्ट वीडियो में, तो वहां मैंने बताया था कि जो डीएनए है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन तो हो जाता है जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, बट डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बल्कि डीएनए क्या करता है, डीएनए बनाता है आरएनए, और उसको हम यहाँ मैसेंजर आरएनए बोल देते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और फिर ये जो आरएनए है ये बनाता है प्रोटीन, एंड ये प्रोटीन से आपका आता है फिनोटाइप, या इसी से होता है आपका एक्सप्रेशन। तो आप देख रहे हो कि डीएनए अकेले खुद एबल नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, उसे आरएनए चाहिए अपने एक्सप्रेशन के लिए, जबकि आरएनए के अंदर ये एबिलिटी है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। जैसे एचआईवी में आप देखते हो, एचआईवी में वो क्या करता है, आरएनए से वो डीएनए बना लेता है। तो जब वो डीएनए बना लेता है तो वो डीएनए जाके जो भी ह्यूमन है उसके डीएनए से मिक्स कर जाता है, और वहां उसका रेप्लिकेशन होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। ठीक, तो डीएनए के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इंडिपेंडेंटली, फॉर दैट इट हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन आरएनए एंड फॉर द प्रोटीन फॉर इट्स एक्सप्रेशन। बट क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आरएनए, इसकी स्टेबिलिटी की वजह से ही ज्यादातर केसेस में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और आरएनए की उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए आरएनए जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर केसेस में नहीं है। एंड प्रोटीन को तो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा रेप्लिकेशन, उसी से ही खत्म हो गया था, बाकी बात तो उसमें हम करेंगे ही नहीं। तो अब अगर देखा जाए तो हमने डीएनए पूरा पढ़ लिया, हमने डीएनए है क्या, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा था, डीएनए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, डीएनए की पैकिंग कैसे हुई, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कैसे प्रूफ हुआ, और जेनेटिक मटेरियल अगर है तो क्यों है, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं। तो ये सब हमने डीएनए मतलब कंप्लीटली हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हमको बेसिकली थोड़ा सा आरएनए का देखना है कि आरएनए कैसा होता है। उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो होगा कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, दैट इज दिस। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन पढ़ना होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पढ़ना होगा। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो बस अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करें। इंशाल्लाह हम लगातार वीडियोस अपडेट करते जाएंगे। थैंक यू।